बतौर मुख्यमंत्री अभी तो वो शैडो से ही बाहर नहीं आ पा रहे। पिछले 15-17 दिनों का अगर मैं उदाहरण दूं तो शायद एक दिन ऐसा होगा जब वो मनोहर लाल जी के बिना कहीं गए होंगे। जब तक वो शैडो से नहीं निकलेंगे, अपना काम स्वयं नहीं संभालेंगे, काम नहीं करेंगे, तो प्रदेश के अंदर कोई बहुत बड़े बदलाव जनता नहीं देख पाएगी। भारतीय जनता पार्टी छोटी हो चुकी और 400 के नारे के साथ स्वरूप बड़ा दिखने लग गया। मैं ये मानता हूं कि इलेक्टोरल बहुत इंटेलिजेंट है और वोट की ताकत से, शांतिपूर्वक तरीके से, मत के अधिकार से इसका जवाब देंगे। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दुष्यंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चुनाव का प्रचार प्रसार तो आपने शुरू कर दिया है, लेकिन कैंडिडेट्स का अब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजों पे सस्पेंस अभी तक बना हुआ है हरियाणा में, खासकर तब से जब से आप एनडीए से अलग हुए। देखिए, जहां चुनाव प्रचार की बात है, क्योंकि लोकसभा का घोषणा हो चुकी और हरियाणा छठे फेज के अंदर है, पार्टी ने अपनी तैयारी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भी कर दी है और पार्टी के सारे बड़े नेता 10 की 10 लोकसभा सीटों पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अपना काम कर रहे हैं। हमारा ये टारगेट है कि हम नवरात्रों के अंदर 10 के 10 उम्मीदवार की घोषणा भी कर दें और उसके साथ साथ आगे 25 से लेकर जब हमारे यहाँ का इलेक्शन नोटिफाई हो जाएगा, पार्टी का जो प्रचार है फिर उस रैली जलसे के लेवल पर ले जाने का काम करें। आज जनसंपर्क अभियान बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मैं हिसार से सांसद रहा हूँ 5 साल, मेरी जिम्मेवारी लगाई है और मैं ये मानता हूँ कि जिस अंतर से मैं जीता था उससे बहुत बड़े अंतर से जननायक जनता पार्टी हिसार की सीट को जीतेगी। सांसद रहे हैं आप इस सीट से, ट्रैक्टर लेके पहुंच गए थे पार्लियामेंट के अंदर, और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं हिसार सीट की, ये वही सीट है जिसको लेकर के जो गहमा गहमी है बीजेपी और जेजेपी के बीच में वो भी शुरू हो गई थी। क्योंकि जिस दिन आप दिल्ली पहुंचे, नड्डा जी के आवास पर आपकी मुलाकात हुई, चर्चाओं में यही था कि दुष्यंत चौटाला को हिसार और भिवानी और महेंद्रगढ़ ये 3 सीटें चाहिए। दुष्यंत चौटाला अडिग है, वो भी मानने को तैयार नहीं है और बीजेपी भी कंसीड नहीं कर रही है। देखिए, जहाँ महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा की बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह चौटाला जी वहाँ से सांसद रहे। भिवानी से स्वयं मेरे को, हिसार से मेरे को स्वयं मौका मिला पार्लियामेंट में जाने का, और हरियाणा ने मिस किया है। पिछले 5 साल में हरियाणा की आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं थी और अब मैं ये मानता हूँ कि वोटर्स इस बार हरियाणा को आवाज़ देने के लिए अपने मत का अधिकार करेंगे और आने वाले भविष्य में हरियाणा को एक वॉइस हिसार भी देगा दोबारा, जो कि हिसार लोकसभा नहीं, पूरे प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को पार्लियामेंट में बोल पाए। 5 साल तो ऐसा रहा जब 10 बीजेपी के सांसद रहे कि एक ने भी कोई रीजनल या कॉन्स्टिट्यूएंशियल समस्याओं को उस सदन में उठाया ही नहीं, और ये मैं मानता हूँ बहुत बड़ा उदाहरण है कि जनता की आवाज़ को पार्लियामेंट ने मिस किया। एक और बात दुष्यंत जी, जब हम बात हरियाणा में रह के यहाँ की सरकार की ही कर रहे हैं, चंद ही दिन हुए हैं, नई सरकार आई है, स्वरूप पूरा बदल गया है सरकार का, आप बतौर मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी को कैसे देखते हैं? क्योंकि अर्ली है ये कहना कि बतौर मुख्यमंत्री अभी तो वो शैडो से ही बाहर नहीं आ पा रहे। पिछले 15-17 दिनों का अगर मैं उदाहरण दूं तो शायद एक दिन ऐसा होगा जब वो मनोहर लाल जी के बिना कहीं गए होंगे। जब तक वो शैडो से नहीं निकलेंगे, अपना काम स्वयं नहीं संभालेंगे, काम नहीं करेंगे, तो प्रदेश के अंदर कोई बहुत बड़े बदलाव जनता नहीं देख पाएगी। मगर हाँ, अगर वो कुछ करते हैं, और मैं तो हैरान था, एक स्टेटमेंट उनकी मैंने अखबार में पढ़ी कि हमने 94 दिन का रोड मैप बना लिया। तो इसका मतलब तो उनने मन बना रखा है कि 94 दिन के मुख्यमंत्री हैं, कि कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने से विधानसभा के चुनाव में 94 दिन बचते हैं। तो 94 दिन के लिए अगर किसी ने मुख्यमंत्री का सपना लिया है तो बहुत मुझे लगता है इस पद के लिए छोटी सोच है कि इतने छोटे सफर के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आपके अनुसार क्या वजह रही कि आपको अलग होना पड़ा, रास्ते अलग करने पड़े? कई लोगों ने ये कहा कि आप मनमानी कर रहे थे, आप सारे डिसीजन जो हैं खुद ले रहे थे, आप मुख्यमंत्री पर हावी हो गए थे, मनोहर लाल खट्टर पे बहुत डिसीजंस के लिए हावी हो रहे थे, यही वजह है कि ये स्थिति आन पड़ी। इनमें कितनी सच्चाई है? ये सब चर्चाएं हरियाणा में चली। अगर मैं हावी हो गया था और मैंने इतने अच्छे डिसीजन लिए कि प्रदेश आगे बढ़ा, तो फिर तो हरियाणा की जनता जेजेपी को 10 MP और 90 MLA देगी। अगर हमारे डिसीजन से प्रदेश के अंदर जीएसटी रेवेन्यू 26% ग्रोथ पे आया,
हमारा एक्साइज का रेवेन्यू डबल हुआ 4 साल में, हमारा रेवेन्यू रिसीप्स जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की थी वो डबल हुई। इसका मतलब वी डिड गुड वर्क। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले भविष्य के अंदर जनता ये समझ रही है कि जो काम जननायक जनता पार्टी ने 4.5 साल की एनडीए की सरकार में हरियाणा प्रदेश में किया, उसने एक स्थिरता सरकार को दी। प्रदेश के अंदर 20,000 किलोमीटर का हम रोड नेटवर्क दुरुस्त कर पाए, नए एक्सप्रेसवेज हाईवेज ला पाए, प्रदेश के अंदर पंचायती राज में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दे पाए, बैकवर्ड क्लासेस को 8% रिजर्वेशन दे पाए। जिस हिसार में आज हम बैठे हैं, इधर 800 करोड़ का आज एलिवेटेड रोड सेंटर ऑफ द सिटी हम बनाएंगे। हम हिसार के अंदर एशिया का सबसे बड़ा एविएशन हब 7300 एकड़ का, जेवर से भी बड़ा एविएशन हब बनता देख रहे हैं। नेशनल हाईवेज की मात्रा जो है प्रदेश की 44,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो हमारा एरिया है, अगर मैं उसकी बात करूं, उसके अंदर भी 11 एक्सप्रेसवे 35 नेशनल हाईवे हम निकालने में कामयाब रहे। ये हमारी अचीवमेंट है। और अगर इसको हावी होना कहते हैं या इसको काम करवाना मानते हैं तो मैं तो मेरे लिए ये उपलब्धि मानता हूं कि हमने वो अचीव कर पाया जो और शायद ना कर पाए हो इस ओहदे पे रहकर। हाल ही में नवीन जिंदल ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है। आज के दिन तो हैरानी की चीज है कि भाजपा हरियाणा के अंदर नई कांग्रेस बन गई है। 10 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित करे हैं और 10 में से 6 उम्मीदवार कांग्रेस की पृष्ठभूमि के हैं। और एक तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक 2 टाइम एमपी हैं, एक 2 टाइम एमएलए हैं। इस तरह से आज कांग्रेसियों को भाजपा ने जो जगह दी है, मैं मानता हूँ भाजपा का जो ओरिजिनल कैडर था ना, वो भी अंदर खाते दुखी है, वो भी पीड़ा देख रहा है और धीरे धीरे दिखने लग चुका है कि कहीं ना कहीं कुछ सीमित लोग भारतीय जनता पार्टी पे हावी होते जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के एग्जिट का सबसे ज्यादा खुशी चौधरी बीरेंद्र सिंह को हो रही है क्या? दुष्यंत चौटाला के एग्जिट का दुख वीरेंद्र सिंह को हो रहा है, क्योंकि वो मेरे एग्जिट से 2 दिन पहले खुद एग्जिट करके कांग्रेस में चले गए। और आज उनकी जो मैं कहता हूं कि अंदर की भड़ास ये दर्शाती है कि ये कह देना मैं रिजर्व प्लेयर हूं। रिजर्व प्लेयर नहीं था। आज मैंने ओपनिंग बैट्समैन की तरह बैटिंग करी और शायद वो टेस्ट मैच वाला सहवाग बना जिसने 303 का स्कोर बनाया। 4.5 साल में 10 विधायक के साथ जूनियर पार्टनर होते हुए भी प्रदेश में अगर हम प्रगति में बड़े हिस्सेदार बन पाए तो ये हमारी अचीवमेंट थी। और कहीं ना कहीं उनके बेटे का फेलियर था जो सांसद रहते हुए 5 साल एक कदम भी नहीं उठा पाया इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, और उसी डर से उनको कांग्रेस का दामन थामना पड़ा। और उनके मन में तो इतनी कंफ्यूजन है कि बेटा कांग्रेस में भेज दिया, खुद और उनकी वाइफ जो एमएलए रही है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम पाला किस दिन बदले। दुष्यंत जी, दुख हुआ या फिर लगा ये सेटबैक था जब आप एनडीए से अलग हुए? क्योंकि वो जो समीकरण थे विद इन 2-3 डेज ही सब कुछ हुआ। आप जेपी नड्डा से मिले, अगले दिन चर्चाएं गर्म थी, आपने अपने आवास पे जेजेपी के विधायकों की बैठक बुला ली, वहां पे सरकार तब तक बदल गई। ये 2-3 दिनों में ऐसा क्या हुआ? क्या थोड़ी सी भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि आप रहते एनडीए में? देखिए, रहते और बिना सीटों के रहते उसका भी हमने ऑप्शन दिया था कि आप विधानसभा की सीट शेयरिंग अनाउंस कर दीजिए, आप 5100 रुपये ओल्ड एज पेंशन जो हमारे मैनिफेस्टो का एक पॉइंट अनटच्ड रहा इस गवर्नमेंट में, हम उसको 2000 से 3000 तो ले गए। 5100 की हमारी घोषणा थी, उसको अचीव नहीं कर पाए, उसको पूरा कर दीजिए। हम लोकसभा कंटेस्ट नहीं करते, मगर भारतीय जनता पार्टी ये डिसाइड नहीं कर पाई। और जब उनने डिसीजन लिया तो ये डिसीजन लिया कि नई गवर्नमेंट नए चेहरे के साथ फॉर्म करेंगे, और जननायक जनता पार्टी ने ये फैसला लिया कि हम उस गवर्नमेंट का पार्ट नहीं रहेंगे। आपको लगता है कि भाजपा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है? जैसे वो कह रहे हैं कि 10 के 10 हम निकाल लेंगे, हमें किसी के साथ भी अलायंस की जरूरत नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है आपको लगता है? कि ओवर कॉन्फिडेंस का इतिहास तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, भविष्य तो मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ जो बता दो। 1977 में इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री थी। उस समय वो कांग्रेस से बड़ी हो गई थी और एक नारा दिया था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और जनता ने जवाब दिया। शायद उनकी रैली, उनके लोग, उनके साथ लोग जुड़ना बहुत बढ़ रहा था, मगर जब जनता ने मत के अधिकार का इस्तेमाल किया तो इंदिरा गांधी जी सत्ता से बाहर गई और मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। आज भी वही परिस्थिति है। भारतीय जनता पार्टी छोटी हो चुकी और 400 के नारे के साथ
स्वरूप बड़ा दिखने लग गया। मैं ये मानता हूं कि इलेक्ट्रोल बहुत इंटेलिजेंट है और वोट की ताकत से, शांतिपूर्वक तरीके से, मत के अधिकार से इसका जवाब देंगे। आप युवा हैं, अमेरिका से पढ़ाई करके आए हैं, 35 वर्ष के हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ अपने व्यूवर्स को आपके बारे में, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग में कहते हैं ना महारत केवल भाजपा ने नहीं, आपने भी हासिल की है। आपने भी सोशल इंजीनियरिंग को अडाप्ट करने की कोशिश की जब आपने टिकट का वितरण किया असेंबली चुनावों में। क्या लगता है नायाब सिंह सैनी का ओबीसी चेहरा और आपकी सोशल इंजीनियरिंग, क्या ये कितना इंपॉर्टेंट है आज आने वाले दिनों में हरियाणा के लिए, हरियाणा के चुनावों के लिए? जैसे ओबीसी चेहरा नायाब सिंह सैनी है, एक जाट, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, सबका समीकरण सही से बैठाने की कोशिशें कर रहे हैं पार्टी। देखो, आज तो 35 नहीं, परसों मैं किसी साथी के साथ बैठा था, वो कहता जी 37 जाति होगी। मैं कहा 37वीं कौन सी? कहते जो हमारे यहाँ प्रवास कर गए वो लोग भी तो एक नई जाति के तौर पर काउंट होते हैं। ये सोशल इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है। चौधरी देवीलाल जी ने अजगर का नारा दिया था और उसने इस प्रदेश के अंदर 85 सीटें चौधरी देवीलाल जी की ला कर दी थी। आने वाला समय के अंदर मुझे लगता है हमारी जनरेशन जब बड़ी होगी तो ये हम कास्ट और इन चीज़ों से ऊपर उठकर मुद्दों पे और पे चुनाव लड़ेंगे। मगर जिस तरीके से चुनाव इतिहास में लड़ा गया है उसमें ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता आया है। मगर मेरा आज ये मानना है, मैं 35 का हूँ, 80 पे भी अगर राजनीति से रिटायरमेंट लूंगा तो 45 साल मुझे सेवा करने के लिए मिल रहे हैं। 45 साल का एजेंडा, विजन लेकर बढ़ना आगे, ये मेरा लक्ष्य है। और मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में भी आई हैव अचीव्ड इट और आगे 45 साल में भी वील कीप अचीविंग इट। रोहतक की सीट को लेकर के इतने सस्ता सस्पेंस बना हुआ है, तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि दुष्यंत चौटाला लोकसभा लड़ेंगे, असेंबली लड़ेंगे? अगर लोकसभा लड़ेंगे तो रोहतक से लड़ने वाले हैं। पार्टी कोई जिम्मेवारी दे। मेरे को लाइफ में पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 जिम्मेवारी दी थी और 6 महीने के अंतराल दी, जिसके अंदर लोकसभा हिसार लड़ाया जहां से मैं सांसद बना और विधानसभा उचाना लड़ाया जहां मैं चुनाव हारा। उसके बाद परिस्थिति ऐसी आई, जननायक जनता पार्टी का निर्माण हुआ। निर्माण के अंदर हमने दिग्विजय सिंह को पहला चुनाव बाय इलेक्शन का लड़ाया, फिर लोकसभा आए, कैंडिडेट उतारने थे, चेहरे उतारने थे, मैं भी लड़ा, दिग्विजय सिंह भी लड़े। उसके बाद विधानसभा आया, मैं भी लड़ा, एक हारा लोकसभा का चुनाव 3 लाख के मार्जिन से। उचाना 8,000 से हारा था, उसी उचाना में 48,000 से जीता। चुनाव लड़ने से घबराने वाले लोग नहीं है। चौधरी देवीलाल जी कहाँ सीकर जाकर सांसद बन के आए, पंजाब में चुनाव लड़े, रोहतक सोनीपत चुनाव लड़े। पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उसको हम पूरी तौर पर निभाएंगे। चौधरी देवीलाल चौटाला तो किसानों के मसीहा भी कहे जाते थे, किसानों के लोग खड़े रहे। दुष्यंत चौटाला क्यों शांत रहे? फार्मर्स एजुटेशन की बात करें, एमएसपी लॉ की बात करें, रेसलर्स के मुद्दे की बात करें, आप ये मत कहिएगा कि मैं नैरेटिव सेट कर रही हूँ, दिल्ली से लोग नैरेटिव सेट करते हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि उस वक्त चाहे पहलवानों की बात करें, चाहे किसान धरने पर बैठे थे, सबकी उम्मीदें जाट नेताओं से थी कि कम से कम जाट नेता तो बोले। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप पिछले 4 साल का हरियाणा का एग्रीकल्चर डाटा निकालिए। मेरे पास फूड सिविल सप्लाईज था जो सारी प्रोक्योरमेंट देखता था। उस डिपार्टमेंट के माध्यम से एक पहल हिंदुस्तान में हमने करी कि हमने किसान की फसल जो मंडी में खरीदी जाती थी उसका पहला पैसा जो था वो 2 महीने 1.5 महीने में इतिहास में आता था। हमने उसको टाइम बाउंड किया 48 घंटे। हम 72 घंटे पहले टर्म में अचीव कर पाए और डीबीटी के माध्यम से भेजा। लगभग 25,000 करोड़ की क्रॉप मैं मानता हूँ 1 साल के अंदर सरकार खरीदती है। 4 साल के दौर में 1 लाख करोड़ रुपया हमने डीबीटी के माध्यम से फार्मर्स को दिया। सेकंड चीज, आपने कहा कि फार्मर्स के लिए स्टैंड नहीं लिया। हम गवर्नमेंट में थे जब 4 क्रॉप हरियाणा के अंदर एमएसपी पर खरीदी जाती थी। डिस्पाइट इतना बड़ा एजिटेशन, हरियाणा आज भी प्राउडली कहता है कि हमने 14-15 क्रॉप्स को एमएसपी पर खरीदा। मैं तो चाहता हूँ सैनी जी कंटिन्यू करें क्योंकि 14 के बाद 15वीं फाइल हम भेज गए थे। और आने वाले समय में भी जो ये ग्लोबली बात होती है कि क्रॉप्स के पैटर्न्स को चेंज करा जाए, नई क्रॉप्स ली जाए, जब तक हम सारी एमएसपी वाली क्रॉप्स को प्रोक्योर करने का विजन नहीं रखेंगे तो लोग शिफ्ट नहीं होंगे। हरियाणा में हमने 7,000 रुपया प्रति एकड़ पैडी से कोई और क्रॉप पे जाता है उसको देने का विजन बनाया। आज 19 क्रॉप्स भावांतर भरपाई योजना में हमने देने का विजन बनाया। इवन देन जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है उसको हमने स्टॉप गैप बैलेंस के अंदर किया कि आप
कीनू का रेट एक दाम से नीचे हो जाएगा तो हरियाणा गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू। कि फार्मर बाग ना उखाड़े, फार्मर अपने आप को मायूस होता ना देखे कि उसके लिए सुध लेने वाला कोई सरकार में नहीं बैठा। ये हम 4-4.5 साल में अचीव कर पाए। आज भी आप पंजाब बॉर्डर पे बैठे किसी किसान के माइक लगा के ये पूछोगे कि हरियाणा बेहतर है या पंजाब, तो वो 1 मिनट में कहेंगे कि हरियाणा बहुत बेहतर है फैसिलिटेशन देने में, सब्सिडीज देने में। और ये कानून जो थे ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंटेड कानून नहीं थे, ये केंद्र सरकार के कानून थे। और केंद्र में क्योंकि हमारे 10 ऐसे लोग चुनकर गए थे जिनने कभी मुंह ही नहीं खोला, तो इसका विरोध कौन करे। मैं तो आज कहता हूँ जेजेपी का सांसद जाएगा, इस तरह के मुद्दे भविष्य में आएंगे तो भरपूर विरोध भी हम इन चीजों का करेंगे। पहलवानों में क्या समस्या थी? पहलवानों का सब्जेक्ट भी कोई स्टेट का नहीं था, दिल्ली पुलिस और एक फेडरेशन का इशू था। हमने समर्थन किया जितना, मगर क्या उसमें हरियाणा गवर्नमेंट कोई कदम उठा सकती थी? वो एफआईआर भी हरियाणा में रजिस्टर्ड नहीं थी। अगर हरियाणा में रजिस्टर्ड एफआईआर होती तो जरूर हरियाणा पुलिस उसमें बतौर जाट नेता उम्मीद कर रहे थे कि आप उनके धरने में आते, सपोर्ट करते, उनको खड़े रहते। मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ, ना तो मैं जातवाद को विश्वास करता, और मैं तो आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, चौटाला जो है वो कौन सी कास्ट है? गांव का नाम है चौटाला गांव में 36 बिरादरी है, 37, और हर कास्ट का व्यक्ति अपने नाम के पीछे चौटाला लिखता है। मुझे लगता है चौधरी देवीलाल जी ने, प्रकाश सिंह बादल जी ने जब अपने गांव के नाम को अपनी आइडेंटिटी बनाई तो उनके मन में यही था कि वो कास्ट वाले स्वरूप से ऊपर उठे। और एज रेसलर्स हमारे पास तो योगेश्वर दत्त भी है, ब्राह्मण कम्युनिटी से आता है, बजरंग पुनिया है, और अलग अलग हमारी वो बॉक्सर बहन थी पिंकी जांगड़ा है। मुझे नहीं लगता कि हमने कभी किसी खिलाड़ी को कास्ट बेस्ड सोच के साथ देखा है। हमने सपोर्ट किया है, और सपोर्ट इसीलिए किया है कि खेलों में उनने देश और दुनिया में हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है। पॉलिटिक्स में कहते हैं नेवर से नेवर, तो क्या कोई गुंजाइश है कि आगे अगर समीकरण बदलता है तो दुष्यंत चौटाला भाजपा के साथ दोबारा जा सकते हैं, या फिर कांग्रेस की तरफ भी कोई रास्ता खुला है? लेकिन हालांकि कांग्रेस के लिए आपने हमेशा कहा है, 2019 में भी सुना था, कई बयान आए थे आपके, 2021 में भी आपने कहा था कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन पॉलिटिक्स में यू नेवर से नेवर। भविष्य में क्या होगा ना मैं इस पे फैसला कर पाऊंगा ना आप कर पाओगे। एक हाइपोथेटिकल सा मैं आपके आगे जवाब देता हूँ। सोचो हमारी 44 MLAs जननायक जनता पार्टी के जीत के आते हैं, और कोई छोटी पार्टी इन दोनों से अलग 2 या 3 विधायक जिता लाती है, तो क्या हम उसका समर्थन नहीं लेंगे? क्या हम वेट करेंगे नेशनल पार्टीज आए, आके हमें समर्थन दे, फिर हमारा संगठन तोड़े? आज के दिन प्रदेश की जनता हमें मैंडेट देगी तो मैंडेट देगी प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट में जो प्रदेश में हमने वादे करे हैं उसको पूरा कराए। और हम आने वाले भविष्य के अंदर जरूर जो घोषणाएं पार्टी करेगी उन सबको प्राथमिक तौर पर पूरा कराने का ऊपर मन बनाकर ही सरकार में जाएंगे। कैसे करेंगे? आपके खुद के कुछ एमएलए रिबेल टर्न हो गए थे आप ही के अगेंस्ट, आपने अभी तक उनको कोई जवाब नहीं दिया है। सब लगातार पूछते रहे आपसे, हिसार की रैली में भी, आपके घर पे भी, कि उनका क्या, बबली का क्या, राम कुमार गौतम का क्या, इन पर आपने कोई टिप्पणी नहीं किया। आपको नाम तो याद होंगे, नाम तो याद होंगे। मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूं कि किसी भी सदस्य ने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन नहीं किया, किसी भी सदस्य ने पार्टी के विरोध के अंदर अभी कदम नहीं उठाए। कोई पार्टी से रिजाइन करता है या अपनी मेंबरशिप से रिजाइन करता है जब पार्टी कदम उठाएगी। आज के दिन जेजेपी ने जो व्हिप जारी किया था सबने उसको फॉलो किया। रेबल टर्न होना क्या दूसरी पार्टी का स्टेज शेयर किया? आज तक एक ने नहीं किया। अगर करेंगे तो जो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हमने करनी हम तुरंत करेंगे। शपथ तो सरकार की थी, उसमें तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को स्टेज पे बिठा लिया था। ये तो एक सेरेमनी थी, और सेरेमनी जब सरकार की होगी तो सभी विधायकों को आमंत्रित किया जाता है। जयंत चौधरी को एक आखिरी सवाल ले रहे हैं, जब हम आपसे कंटिन्यू करेंगे आगे भी, लेकिन आखिरी सवाल के साथ जयंत चौधरी को क्या जवाब आप देना चाहेंगे उनके 54 वाले बयान पे, एमएसपी लॉ वाले बयान पे? उन्होंने खुलकर आप पर अटैक किया। देखिए, मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं तो उनको एक ही चीज कहूंगा कि आदमी बोलता है, और आज के आपके कैमरे हैं,
आईटी का जमाना है, पता नहीं कब क्या बयान निकल जाए। आदमी को बड़ा सोच के स्थिरता के साथ जवाब रखने चाहिए, क्योंकि फिर वही पब्लिक है और उसी पब्लिक को फेस करना है। आज देश भूला नहीं है 15 लाख खाते में आना, चाहे वो जुमला ही कहला दिया गया हो, जनता याद तो रखती है। तो ये हैं जेजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनका साफ तौर पे कहना है, इशारों में ही सही, कि गुंजाइशें अभी बाकी हैं। आगे चल के भविष्य के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, ये पॉलिटिक्स है, इसमें नेवर से नेवर। और साथ ही साथ किसानों और रेसलर्स के मामले में क्यों दुष्यंत चौटाला वहां पे मौजूद नहीं थे, क्या स्टैंड था पार्टी का, उस पर भी बोलते हुए नजर आए। हर्षद चंदवानी, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण के साथ, फॉर रिपब्लिक टीवी।